नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं आपके सपने चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। आपके भरोसे का चैनल, आपके विश्वास का चैनल। मैं एक बार फिर लेकर हाजिर हूं अपने अंतिम प्रहार बैच के तहत। आज सोशल साइंस का ये एक शानदार वीडियो जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के का जो चैप्टर है पांचवा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पार्ट 5 जो है रोजगार एवं सेवाएं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ठंड काफी बढ़ चुकी है तो आप लोग अपना ख्याल थोड़ा जरूर रखेंगे। हमारा एग्जाम काफी नजदीक है तो आप लोगों को आप लोग की जो स्टडी है उसको काफी अब स्पीड जो है उसकी गति काफी तेज कर देनी होगी। कुछ दिनों तक आपको सोशल साइंस के कुछ वीडियोज जरूर समय पर नहीं मिले हैं। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। उसके कई कारण रहेंगे थे, बताएंगे अगले वीडियो में उसके क्या कारण थे। तो आज का हमारा चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं है। इसके तहत हम लोग करीब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और मन लगाकर ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो पर फोकस जरूर बनाए रखें। आज का हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे हम सेवा क्षेत्र को? दो भागों में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ये तीनों एनर्जी जनरेट करती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, वो तीनों होते हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे पे। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मिलता है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों का। कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो मजदूरों को नरेगा के तहत साल में मिल ही जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना का साल आपसे पूछा जा रहा है तो 1919 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। इनमें से कौन मानव पूंजी के सबसे प्रमुख घटकों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान, कौशल और अनुभव। ये तीनों मानव पूंजी के सबसे प्रमुख घटकों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। छठा है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2 साल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989। किस वर्ष शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना? 1989 में। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सहकारी क्षेत्र? सहकारी क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। नहीं तो कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों क्षेत्र आर्थिक विकास क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, मतलब वो सरकारी नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, जो मॉल सेवा है, जो आप लोग शहरों में मॉल देखते हैं, वो गैर सरकारी सेवा होती है, वो निजी है। क्या है? वो निजी है, इसीलिए मॉल हो जाएगा। सैन्य सेवा, जो इंडिया का डिफेंस आर्मी है, वो सरकारी है। वित्त सेवा भी सरकारी है। और इंडियन रेलवे रेल सेवा भी सरकारी ही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मॉल सेवा। नौवां है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? इन चार ऑप्शंस में से आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों से। यानी परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। परिणात्मक परिवर्तन से भी आर्थिक विकास संबंधित है और गुणात्मक परिवर्तन से भी आर्थिक विकास संबंधित है। दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किस क्षेत्र में संलग्न है? जो भी विकासशील देश है
उनमें जो कार्यशील जनसंख्या है मतलब जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर भाग किस कार्य क्षेत्र में संलग्न है? तो कृषि में है। विकासशील देशों में ज्यादा आबादी किस कार्य में लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? नरेगा जो है कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। नरेगा कार्यक्रम के साथ महात्मा गांधी जी का नाम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। 12वां है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इन चारों में से कौन? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त। वित्त एक आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है? घटक है। बढ़ते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं ग्रामीण प्रशिक्षण। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं ग्रामीण प्रशिक्षण, ये तीनों क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। 14वें पे, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? इनमें से कौन एक पिछड़ा राज्य के रूप में अभी भी है? तो आपको इससे पहले क्वेश्चन वीडियो में बताए थे कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्यों में से एक अभी भी है। ऑप्शन नंबर डी, कोई संदेह नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 15वां है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन मतलब जीवन को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? रोजी रोटी जो है उसी को जीविकोपार्जन बोला जाता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन ही होता है। आगे बढ़ेंगे। 16वें पे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको आप लोग शॉर्टकट में जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। 17वां है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है या देखी जाती है? तो कृषि क्षेत्र में होती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने उपयोग यानी यूज के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता उसको, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता उसको क्या करता है? खरीदता है वस्तु एवं सेवाओं को। किस के लिए? अपने उपयोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। 19वां है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन एक गैर आधारभूत आर्थिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन बी। 20वां है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे, कृषि क्षेत्र क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी, किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छिपी और मौसमी। छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ये दो प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 22वां है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? विनिर्माण। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत या विनियोग? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बचत। बचत के द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग कवर करते हैं।
देखते हैं, कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी आप लोग ध्यान देंगे। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है? देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसको जीडीपी के रूप में बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण के किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वो कृषि क्षेत्र को हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि को। वैश्वीकरण में कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 27वां क्वेश्चन है, जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? अभी जो बताएं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे कम योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र ही है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जीडीपी में सबसे कम योगदान रहता है, सबसे ज्यादा योगदान रहता है सेवा क्षेत्र से, जैसा कि आपको पहले को क्वेश्चन में बता चुके हैं। ये 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या एक आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी, यातायात। यातायात जो है वो एक आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। 28वें क्वेश्चन पे आए हैं, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ब्याज होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। बढ़ेंगे आगे, 29वां, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन है? इनमें से पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर, उपकरण और जो मशीन, ये तीनों पूंजीगत वस्तु के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संचार। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या है? संचार है। तो ये हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं आज की इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद जरूर आया होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि अंतिम प्रहार जो हमारा बैच चल रहा है, इसके लिए हम लोग और हमारी टीम पूरी तरीके से तत्पर है आपको टॉपर बनाने के लिए। समय बहुत ही कम बचा है, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी और मेरे साथ जुड़कर भी चल रही होगी, और आप अपनी पढ़ाई को और स्पीड, गति आप अपनी पढ़ाई को और दे दें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक बार आप वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम जो है वो करीब है, वो एक बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इससे लाभ उठाएँगे। तो अर्थव्यवस्था जो हमारा सोशल साइंस का भाग अभी चल रहा है, उसके अगले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, और वीडियोज़ आपके लिए निरंतर आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।